बच्चों, बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। अब उसके हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे दिए हुए आपके सीसी राज किशनगढ़ के चैनल पे। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक पहली प्रॉब्लम मैं इसमें ये ले रही हूँ आज, जिसके अंतर्गत पर मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा हो, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसके मेथड्स, गुडविल क्या होती है, वैसे ही गुडविल आप पहले भी पढ़ के आए हैं पिछले सालों में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ ताकि बेसिक्स आपके जो है गुडविल के क्लियर हो जाए। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है गुडविल क्या होती है। गुडविल है हमारी एनहेंस्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उसकी वैल्यू आप मानते हैं कि 10 लाख रुपए है अगर आप बेचें तो, लेकिन आपको 12 लाख मिल रहे हैं। दैट मीन्स आपने उसमें कुछ अर्न किया है, उसकी गुडविल अर्न की है, उसकी रेपुटेशन, तो उसका कुछ एडिशनल वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो पुराना आपकी कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाने की आपकी कैपेसिटी कह सकते हैं आप, आपकी वैल्यूएशन कह सकते हैं इंक्रीज हुआ है, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हुई, तो इसको हम गुडविल कहते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। 2 तरह की आपकी गुडविल होती है, परचेस्ड गुडविल और नॉन परचेस्ड गुडविल। परचेस्ड गुडविल होती है जो कि है ना, जैसे आपने जो है खरीदी है, आपने किसी से बिजनेस खरीदा और उसमें जो है आपने उसको 10 लाख के बिजनेस की पेमेंट 12 लाख करके आए। दैट मीन्स ये आपका नुकसान है, आपने उसको 2 लाख रुपये ज़्यादा दिए हैं, लेकिन ये आपकी गुडविल, खरीदी हुई गुडविल होती है। और एक होती है आपकी नॉन परचेज गुडविल, आपकी बिजनेस की वैल्यू को आप ही एनहेंस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई मेरे बिजनेस की वैल्यू इतनी है, 8 लाख नहीं है कोई 10 लाख है, तो 2 लाख रुपये आपके क्या है, नॉन परचेज गुडविल हो जाती है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसके वैल्यूएशन की क्या जरूरत पड़ती है, गुडविल का वैल्यूएशन का ना, मूल्यांकन का ना, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, आप बिजनेस सेल कर रहे हैं तो मिस्टर ए से बिजनेस बी के पास जा रहा है, तो वो बी जो है ये चाहेगा कि भाई पता लगे कि उसकी वैल्यू क्या है बिजनेस की, तो उसकी जो है संपत्तियों की वैल्यू निकालते हैं आप, तो फिर उस वक्त भी गुडविल का कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो है न्यू एंट्रेंस, आपके बिजनेस में कोई नया आदमी एंटर हो रहा है, तो फिर जैसे फर्म है तो एक नया साझेदार आ रहा, तो वो भी चाहता है कि पता लगे कि गुडविल क्या है। कंपनी है तो कंपनी में आप कह सकते हैं कि कंपनी का अमालगमेशन हो रहा हो, एकीकरण हो रहा हो, तो उस समय भी गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। इसी तरह से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर आप एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। बिजनेस परचेज करने पर, अगर आप कभी बिजनेस परचेज कर रहे हैं कोई नया, तो उस वक्त भी आपको गुडविल का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तरीके क्या हैं। इसके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 2 तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका तो आपका है ईयर परचेज मेथड, है ना, वर्षों के क्रय के आधार की विधि, और दूसरी है आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि लाभों का पूंजीकरण। तो पहले हम देख रहे हैं ईयर ऑफ परचेज मेथड के अंतर्गत हम क्या करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ईयर ऑफ परचेज का मतलब है कि वो कहता है मेरे को ये बताओ कि मैं कितने, क्रेता ही पूछता है मैं भविष्य में कितने सालों तक ये लाभ कमाता रहूँगा आपकी इस गुडविल के बेस पे। तो ईयर्स निकाले जाते हैं, ईयर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, ऑन एक्चुअल एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स, और दूसरे होते हैं आपके सुपर प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिया है भाई 4 साल का प्रॉफिट है, तो 4 साल के प्रॉफिट को आपने ऐड किया और उसका औसत निकाला, 4 का भाग दिया तो औसत आ गया, और औसत के आधार पे आपको कहा जाएगा भाई जो है इतने सालों के प्रॉफिट के जो है 4 गुना के आधार पर जो है गुडविल की कैलकुलेशन किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो उस आधार पर उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला आपका इसका क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यानी हिंदी में आप कहें तो ये कहेंगे कि वास्तविक औसत लाभ इनटू वर्षों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका जो है नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होगा ऑन सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट में आप कैलकुलेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट्स आपको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाता है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एवरेज प्रॉफिट्स की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो एवरेज प्रॉफिट्स में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स अगर कहा जाए कि जो है औसत लाभ जो है फ्यूचर के लिए क्या होंगे, तो आपको जो प्रॉफिट औसत दे रखा है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं आपको। जैसे कि आपको मान लीजिए रेम्यूनरेशन देना है, आपको बाद में कहा गया भाई इतना है, भाई मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट्स तो आप पिछले सालों के ले रहे हैं, है ना, आपने 4 साल में प्रॉफिट्स ले ली, तो उनको अपन रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने का मतलब है कि उसमें कुछ छोटे मोटे जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, उन एडजस्टमेंट्स को उसमें कर लेना चाहिए। जैसे आपको कहा जाए कि भाई रेम्यूनरेशन देना भूल गए, अब देना चाह रहे हैं, तो उसको माइनस करिए। ठीक है, इसी तरह से आपको कहा जाएगा भाई प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट्स का या फिर डेप्रिसिएशन का, तो वो बना लीजिए। दैट मीन्स आपको वो भी उसमें लेस करना पड़ेगा। या फिर आपको कहा जाए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करिए, तो वो भी आप करके उसको माइनस कर सकते हैं। तो वो प्रॉफिट्स आपके कहलाएंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, भविष्य के लिए जो
अपने लाभ हैं। इसी तरह से फिर आपको जो है निकालना पड़ सकता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बच्चों कि आपकी जो टोटल एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर करंट ईयर के प्रॉफिट्स माइनस करते हैं तो आ जाता है आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको देखेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो मैंने भी आपको बताया कि प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स जो भी करने को कहा गया उनको करिए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला आपका? उसके लिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो फिर आपने क्या किया फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल क्या होगी? सुपर प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये अभी अपन देखेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन का मेथड इसके बाद आगे देखेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम हुई है इसमें अपन इसको आज सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से जो इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि कृष्णा एक फुटकर व्यापार चलाता है, जो कि 31 मार्च 2015 को उसके व्यापार का चिट्ठा आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं और आपके कैपिटल है, इधर कैश इन हैंड है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, मशीनरी है। आपसे कहा गया कि अप्रैल 2015 से राम उसके व्यवसाय को क्रय करना चाहता है। ठीक है, कृष्णा का व्यवसाय है और राम उसको खरीदना चाहता है। ज्ञात ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत के क्रय के आधार पर किया जाएगा। यानी यहाँ पर आपको यहाँ पे मेथड कौन सा अप्लाई करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। ठीक है, औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्यय 8% वार्षिक की दर पे होता है। यह तय हुआ है कि देनदारों पर 5% की दर से जोबत ऋण के लिए आयोजन भविष्य में बनाया जाए। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के लिए आप क्या करेंगे? फिर अब प्रॉफिट में इसका एडजस्टमेंट करेंगे, माइनस कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यूएशन 8,000 रुपये, मशीनरी का 60,000 रुपये किया और स्टॉक का 40,000 रुपये मूल्यांकन किया गया है। और लाभ आपको दिए 14-15 का, 13-14 का और 12-13 का लाभ दिया है आपको, और 11-12 का लाभ दिया है। अब ये मानते हैं कि कृष्णा का उचित पारिश्रमिक जो है 12,000 रुपये वार्षिक है, और मूल्यह्रास की दर जो है फर्नीचर पर 10% है और मशीनरी पर 15% है। तो आपको ख्याति की राशि की गणना करनी है, और इनकम टैक्स काटने वाटने का आपको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि वो एक नया और अध्याय हो जाएगा, नई चीज़ और आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सिंपली कैलकुलेशन करनी है आपको। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, और उसके लिए अपने को चाहिए होंगे 5-4 सालों के जो पिछले लाभ दिए आपको, उनको लीजिए 30,000 है ना, 30,000, 25,000, 35,000 और 40,000। ठीक है, ये आपने लाभ ले ली। इसमें आपने इसके लिए बच्चों एक नोट और नीचे आपको पढ़ना होगा। देखिए जो नीचे नोट दिया है, देनदारों के संबंध में सूचना दी गई वो लेखांकन त्रुटि नहीं बरन उसको आशातीत लाभ की सूचना, इसलिए आपको जो है डुबोधन प्रावधान को किसी विशिष्ट वर्ग के लाभों में समायोजन नहीं करके बल्कि औसत लाभों में से घटाएंगे, है ना। क्योंकि ये कहा कि भाई अगर आप इससे सोचे कि भाई जो प्रोविजन फॉर बेड डेप्स है उसको जो है एक ही किसी साल का आएगा, ये कह रहा नहीं भाई जनरली आप कर दीजिए, टोटल एवरेज में से उसको एक बार ही माइनस कर दीजिए। इसी तरह से आपसे कहा गया कि विनियोजित पूंजी की गणना करते समय देनदारों में से जो है नहीं घटाएंगे। स्टॉक के मूल्यांकन में 10,000 की वृद्धि जो हो रही है, स्टॉक का वैल्यूएशन से लाभ अपने बढ़ रहे हैं तो उसको 10,000 की वृद्धि को लाभों में इन्होंने जोड़ लिया है। ये 10,000 यहाँ पर जो ऐड किए, यानी 4 साल के लिए आपके यहाँ 30, 25, 35 और 40 और 10,000 और ऐड करके टोटल आपके लाभ हो गए। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हो गए 1,40,000 में 4 का भाग दीजिए तो वो आते हैं आपके 35,000 रुपये। इसमें से आपको जो है 35,000 में से आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं, लेस फेयर रेम्यूनरेशन पेबल टू ओनर, है ना। आपको जो है रेम्यूनरेशन उसको 12,000 रुपये देना है। प्रोविजन फॉर बेड डेप्स आपको कहा गया है 50,000 जो आपका डेटर्स है, ये देखिए डेटर्स दिए आपको बैलेंस शीट में 50,000 के, 50,000 पे 5% की दर से जो है प्रोविजन फॉर बेड डेप्स करिए। इसी तरह से आपसे कहा गया कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बच्चों, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अतिरिक्त डेप्रिसिएशन कितना हो। ठीक है, मूल्यह्रास की दर आपको दी है 10% और 15% की दर दी है। और इसी तरह से क्या है, संपत्ति का मूल्यांकन हुआ है, पहले संपत्ति की वैल्यू कुछ थी, अब उनकी वैल्यू जो है चेंज हो चुकी है। तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि किस तरह से डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए 2 तरह के एसेट्स हैं आपके पास में, फर्नीचर और मशीनरी। अब इसमें आपको इसकी रिवैल्यूड प्राइस देखनी है। नई प्राइस चेंज होकर के फर्नीचर की 8,000 हो गई और मशीनरी की 60,000, और जबकि बुक वैल्यू थी 10,000 और 50,000। इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है बच्चों,
इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू तो जो है 10,000 से गिर रही है, तो फिर डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा, तो 2,000 रुपये इसमें कम हो रहे हैं। जबकि बुक वैल्यू जो मशीनरी की वो पहले 50 थी, बढ़ के 60,000 हो गई, तो 10,000 बढ़ रहा है। तो मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन और कितना लगाया जाए, तो 2,000 रुपये 10% करते हैं, 200 रुपये माइनस करेंगे, और 10,000 रुपये 15% डेप्रिसिएशन 1500 में से 200 माइनस करिए, तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा आपका 1,300 रुपये का। ठीक है बच्चों, चलिए अब वापस से अपन वहीं आते हैं और इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए अब बच्चों, यहाँ पर अपन ने क्या किया, 12,000 रुपये उसका रेम्यूनरेशन था खुद का, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,500 हो गया, 50,000 रुपये 5%, एडिशनल डेप्रिसिएशन 1,300-1,500 में से 200 माइनस करके, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपके आ जाते हैं। इसमें फिगर सही दिख नहीं रहा है, 19,200 रुपये आपके आ जाते हैं। चलिए फिर इसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करनी है आपको। एवरेज कैपिटल मैंने अभी आपको बताया कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स जिस वैल्यू पर ली गई हैं उस पर ले लीजिए आप। कैश इन हैंड 20,000 है, स्टॉक आपका 40,000 है, डेटर्स 50,000 है, फर्नीचर 8,000 पे लिया आपने, मशीनरी को 60,000 पे लिया है, तो ये एसेट्स हो गई। लायबिलिटीज आपके क्रेडिटर्स हैं, उसको माइनस करिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आती है 1,38,000। अब इसके बाद में 1/2% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट जो आपको लेना होगा, 40,000 प्लस 10,000 करके 50,000 का आधा जो है वो आप माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और अब आपकी कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करिए। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू आपके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आपके आ जाते हैं 9,040 रुपये। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स देखते हैं अपन। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया ही था कि आपको क्या लेना होगा, 19,200 रुपये जो आप ले रहे हैं सुपर प्रॉफिट्स के लिए। ये यहाँ पर जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं आपके, उनको लेना होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो ये आपका जाता है सुपर प्रॉफिट। मतलब हमारे कहने मतलब है भी नॉर्मल प्रॉफिट अपन 9,040 कमा रहे थे, लेकिन सुपर प्रॉफिट का मतलब इसके बाद अगर अपन ये सब एडजस्टमेंट्स करते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 19,200 रुपये। तो ये जो डिफरेंस है ये 10,160 का सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और इस पर अपन जो है 3 सालों का कैलकुलेशन करते हैं, तो 10,160 इंटू 3 के हिसाब से 30,483 रुपये जो है, 30,480 रुपये आपका जो है सुपर प्रॉफिट पे गुडविल आपकी कहलाएगी। तो ये इस तरह से अपन इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं। आप इसके क्वेश्चंस करिए, चैप्टर आपका ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, और पहले पढ़ा हुआ है इसलिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से इसके क्वेश्चंस को समझना है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का मेथड कल देखेंगे। धन्यवाद।